देखो ऐसा है कि ये लड़ाई विचारधारा की है। ये आदमी ने अपने घर के आदमी को ये किया कि मैं विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ऐसे बूढ़े आदमी को अकेला छोड़ करके तुम सत्ता की तरफ जा रहे हो, तो तुम्हारे बाप से तुमको सत्ता पसंद है क्या? इस्लाम में क्या कहा जाता है? माँ बाप से कैसा बर्ताव करो जब वो बूढ़े होते हैं तब। मैं वही कर रहा हूं। मैं अगर चाहूं तो मेरे को भी करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, पर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं मेरे विचारधारा को नहीं छोड़ूंगा। 400 लोगों का धर्मांतरण का प्रकरण आया अभी उत्तर प्रदेश से, कोई नहीं खड़ा हुआ, मैं खड़ा रहा। मुझे कोई फर्क नहीं गिरता है क्या बोलते हैं, कौन क्या बोलते हैं, उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है। मैं किसी से जबान से भी नहीं लगता हूं कि महाराष्ट्र देख रहा हूं, महाराष्ट्र की लड़ाई देख रहा हूं, देश की लड़ाई देख रहा हूं। मेरे फोटो को जूते से मार रहे थे, मेरे फोटो पे नाच रहे थे, तो ऐसी क्या बात होगी कि अचानक इस तरह से पलटी खा गई? उनको मोदी प्यारे लगने लगे, तो मैं क्या करूं उसको। आप ही के मुकाबले में अब खड़ा किया जा रहा है कि अब वो एमएलए इलेक्शन भी लड़ेंगे और मुकाबला देखो ऐसा है, ये गणतंत्र है, दिस इज डेमोक्रेसी, फेयर डेमोक्रेसी। किसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है ना। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ किसको मत लड़ो, आखिर आवाम तय करेगी ना। ठीक है, सच्चाई ऐसा कोई सच नहीं है। मैंने ही कहा उनको चुप बैठो, कुछ जवाब मत दो। काय के लिए जवाब दे, क्यों जवाब दे, क्या हैसियत है उनकी? मेरी गलती हुई है कि मैंने पिछले बार उनको मेरे साथ लिया, वरना पिछले बार ही घर जाते थे उन लोग। ये तो मेरी गलती है, सबसे बड़ी गलती, कि लोग कह रहे थे कि गद्दार है, इनको साथ में मत लो। मैंने नहीं सुना लोगों का और उनको 3-3, 4-4 टिकट दिए। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, वरना आज ये खानदान खत्म हो जाता था राजनीति में। वो तो कह रहे हैं कि भले वो ना बने, लेकिन आपको बनने नहीं देंगे वो। ऐसा मेरे को बनने से सिर्फ अल्लाह रोक सकता है। ये कौन है? दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में हुए पॉलिटिकल क्राइसिस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ने के बाद मुमरा कोसा में भी पार्टी के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुमरा कोसा के कई नेता अब अजित पवार गुट में शामिल होंगे, लेकिन अभी तक कोई भी खुलकर सामने नहीं आया है। जब महाराष्ट्र के हालिया सियासत पर हमने विधायक जितेंद्र अवार से बात की, तो उन्होंने अपने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि वो अपनी विचारधारा के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, चाहे कोई कहीं भी जाए। साथ साथ उन्होंने कहा कि शरद पवार साहब, जो कि उनके सियासी उस्ताद भी हैं, वो उन्हें इस उम्र में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहते। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कुछ लोगों को राजनीतिक तौर पर सहारा दिया, लेकिन आगे चलकर उन्होंने ही इन्हें धोखा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में उन लोगों के खिलाफ बहुत नफरत है जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धोखा दिया है। इस वीडियो में देखिए विधायक जितेंद्र अवार ने महाराष्ट्र के हालिया पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर किस तरह से अपनी राय का इजहार किया है। सर, महाराष्ट्र राज्य के हालिया पॉलिटिकल क्राइसिस को देखते हुए माननीय शरद पवार जी ने आप पर जो भरोसा जताया और आपको जो अहम जिम्मेदारी दी गई है इस वक्त महाराष्ट्र में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और किस रणनीति से आप आगे चलेंगे? देखो ऐसा है कि ये लड़ाई विचारधारा की है। ये आदमी ने अपने घर के आदमी को ये किया कि मैं विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उन्होंने ये कहा कि सत्ता मेरे लिए कोई बात नहीं है, पर अगर महाराष्ट्र की जो विचारधारा है, जिसको हम शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा कहते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि ये विचारधारा मैं नहीं छोड़ सकता हूं, और जिनको विचारधारा नहीं पसंद वो चले जाए। जब बूढ़ा बाप ऐसा कहता है तो मेरी तो विचारधारा वही है, मैं हमेशा उनके ही नक्शे कदम पे चलते आ रहा हूं, तो मेरी विचारधारा तो संविधान के साथ ही है। मैं धर्मनिरपेक्ष भारत का पुजारी हूं, मैं उसकी पूजा करता हूं। सर, हालिया दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैला कुछ लोगों द्वारा, और आपको महाराष्ट्र की सेक्युलर आवाज कहा जाता है, तो लोग कह रहे हैं कि ये
जितेंद्र आव्हाड के सेक्युलरिज्म पर भी निशाना बनाया जा रहा है और जो हालिया पॉलिटिकल क्राइसिस जो हुआ है उसमें भी कुछ लोग दबे अल्फाज में आपको ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर इस ताल्लुक से? मेरे को क्या जिम्मेदार ठहराया? कौन है, किसने बात किया था ये पहली बार कि ये राज्य में दंगे फैलाए जाएंगे? किसने बोला था महाराष्ट्र में पहली बार? ये आदमी ने बोला था जब बीजेपी के आला नेताओं ने बोला था ये सनसनी फैला रहा है, तब मैंने बोला था महाराष्ट्र की राजनीति खराब करने के लिए यहाँ पे दंगे किए जाएंगे, दंगे का माहौल तैयार किया जाएगा, ये मैंने बोला था। और हालात हुए, दंगे हुए, और आने वाले दिनों में और भी होगा, क्योंकि उनका जीतने का आसार ही कम दिख रहे हैं ना। लोगों को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे बूढ़े आदमी को अकेला छोड़ करके तुम सत्ता की तरफ जा रहे हो, तो तुम्हारे बाप से तुमको सत्ता पसंद है क्या? इस्लाम में क्या कहा जाता है? माँ बाप से कैसा बर्ताव करो जब वो बूढ़े होते हैं तब। मैं वही कर रहा हूं। मैं अगर चाहूं तो मेरे को भी करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, पर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं मेरे विचारधारा को नहीं छोड़ूंगा। 400 लोगों का धर्मांतरण का प्रकरण आया अभी उत्तर प्रदेश से, कोई नहीं खड़ा हुआ, मैं खड़ा रहा। मुझे मालूम था कि मुंब्रा में ऐसा हो ही नहीं सकता है। आखिर पुलिस को बोलना पड़ा ना कि ऐसी एक भी केस नहीं है। मैं नहीं बोलता तो 40-50 मुसलमानों को उठा के लेके जाते थे। तो वक्त की बात रहती है, जब वक्त पे बोलना पड़ता है तो कोई नहीं बोलता है। बाद में जितेंद्र आव्हाड को बोलने के लिए, गाली देने के लिए सब तैयार है, उसमें कुछ मेरे को फर्क भी नहीं करता है। लेकिन जहां वक्त आता है मुंब्रा के अड़चन की, तब कौन बात करता है? इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं गिरता ये क्या बोलते हैं, कौन क्या बोलते हैं, उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है। मैं किसी से जबान से भी नहीं लगता हूं कि महाराष्ट्र देख रहा हूं, महाराष्ट्र की लड़ाई देख रहा हूं, देश की लड़ाई देख रहा हूं। कुछ आपके जो करीबी साथी हुआ करते थे, काफी आपका पॉलिटिकल सपोर्ट रहा उनको, और किसी ना किसी जगह पे जैसे आपके लिए भी उन्होंने बातें कही, आपको भी सपोर्ट किया, लेकिन कुछ लोग अब अजीत दादा पवार के खेमे में चले गए और आपके खिलाफ ही वो आंदोलन भी कर रहे हैं, आपके जो हालिया दिनों में हुआ। हाँ, मैंने देखा मेरे, मेरे फोटो को जूते से मार रहे थे, मेरे फोटो पे नाच रहे थे। तो ऐसी क्या बात होगी कि अचानक इस तरह से पलटी खा गई? उनको मोदी प्यारे लगने लगे तो मैं क्या करूं? उसको मोदी प्यारे लग रहे हैं, या जो आज तक पे साहिल जोशी ने कहा था कि एक मीटिंग हुई थी शरद पवार जी से और ये कहा गया था कि हम पर ईडी का दबाव आ रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। मुझे ये नहीं मालूम, तो मेरे को क्या देना देना नहीं, उससे थाना क्या संबंध, उससे थाना क्या संबंध। पर मुझे अच्छा लगा जब मैंने देखा कि मेरे फोटो पे नाच रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, अच्छा मेरे को बड़ा बना दिया। और आप ही के मुकाबले में अब खड़ा किया जा रहा है कि अब वो एमएलए इलेक्शन भी लड़ेंगे और मुकाबला देखो ऐसा है, ये गणतंत्र है, दिस इज डेमोक्रेसी, फेयर डेमोक्रेसी। किसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है ना। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ किसको मत लड़ो, आखिर आवाम तय करेगी ना। और 15 साल में आवाम जितेंद्र आव्हाड के रग रग को जान चुकी है कि आदमी कब खड़ा रहता है, ये फोन कब उठाता है, ये हॉस्पिटल में क्या करता है, इसने कैसे कैसे रास्ते बनाए, इसने क्या क्या किया। 18 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल लाके हजारों लोगों की जानें बचाई, कोविड हॉस्पिटल लाके। अब नया सब लोगों के सामने है। अब स्कूल बनेगी, कॉलेज बनेगा, अभी शादी खाना बन रहा है। मेरे को इससे कुछ, मेरे पे उंगली उठा के मेरे को कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। सर ये बातें भी चल रही है कि मुंब्रा शहर में जो आपके करीबी थे, जो आपके साथी थे, वो अब कमजोर हो गए हैं, वो आपकी जमीन को हिलता हुआ देखकर आपको छोड़कर जाने की तैयारी में। ऐसा इसी का सच्चाई? ऐसा कोई सच नहीं है। मैंने ही कहा उनको चुप बैठो, कुछ जवाब मत दो। काय के लिए जवाब दे, क्यों जवाब दे, क्या हैसियत है उनकी? मेरी गलती हुई है कि मैंने पिछले बार उनको मेरे साथ लिया, वरना पिछले बार ही घर जाते थे उन लोग। ये तो मेरी गलती है, सबसे बड़ी गलती, कि लोग कह रहे थे कि गद्दार है, इनको साथ में मत लो। मैंने नहीं सुना लोगों का और उनको 3-3, 4-4 टिकट दिए। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है।
वरना आज ये खानदान खत्म हो जाता था राजनीति में। वो तो कह रहे हैं कि भले ही वो ना बने लेकिन आपको बनने नहीं देंगे वो। देखो, ऐसा मेरे को बनने से सिर्फ अल्लाह रोक सकता है। ये कौन है? ये कौन है? मुमरा शहर के आवाम के लिए आप क्या मैसेज देंगे इस मुमरा शहर की आवाम बहुत समझदार है, सूझी बूझी है, उनको सब दिख रहा है और उनको ये मालूम है कि जितेंद्र आव्हाड किस तरीके से लड़ता है, किसके लिए लड़ता है। कौन खड़ा था जब कोम्बिंग ऑपरेशंस होते थे और पुलिस के खिलाफ खड़ा रहना पड़ता था? कौन खड़ा रहता था? ये 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ, उसकी लड़ाई में कौन खड़ा रहा? पब्लिक है, सब देख रही है, शांत घर में बैठी है। आवाम को विचारधारा देखती है। आवाम ये देखती है कि संविधान के तहत सेक्युलरिज्म के लिए कौन खड़ा रह रहा है। यूपीए के साथ कौन है, एनडीए के साथ कौन है। जब मैं 17 तारीख को विरोधी पक्ष की बैठक होगी मंगलोर में, तब मैं एनसीपी का प्रतिनिधि करके जाऊंगा, तो मुमरा के आवाम को गर्व महसूस होगा कि भारत की पूरी पार्टियों को एक करने में भी जितेंद्र आव्हाड है और अपना आमदार वफादार है, गद्दार नहीं। सर, नफरतों की लहर में आहिस्ता आहिस्ता महाराष्ट्र राज्य को भी, जो कि एकता की मिसाल माना जाता था, महाविकास आघाड़ी के दौर में भी, लॉकडाउन में जिस तरह से लॉकडाउन पीरियड में महाविकास आघाड़ी ने सहयोग किया और महाराष्ट्र की आवाम को संभाला है, उसको एक मिसाल माना जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी कुछ नफरतबाज लोग एक्टिव हो गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कामयाब हो सकेंगे महाराष्ट्र में? मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा नफरत है उनके खिलाफ जिन्होंने उद्धव ठाकरे को फंसाया और जिन्होंने शरद पवार को, जिनकी उम्र 84 है, 84। आप सब लोग मुझे बताइए, 84 के उम्र के आदमी को आप घर से धक्का मार के बाहर निकाल दोगे? बताओ मुझे, क्या इस्लाम को ये मंजूर है? मैं वही कर रहा हूं जो ऊपर वाला बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि तारीख को दोहरा रही है, जो वो आरोप लगा रहे कि कांग्रेस के साथ उन्होंने किया था। कांग्रेस के साथ क्या किया था? उनको विचार नहीं जमे, वो बाजू में हो गए, उसमें क्या है? पर उन्होंने विचारधारा नहीं छोड़ी। वक्त आने के बाद फिर से कांग्रेस से जुड़ गए, बीजेपी से नहीं जुड़ गए। जो बीजेपी के साथ गए उनके खिलाफ वो है और रहेंगे। अपना घर टूटता हुआ देख रहे तो भी वो बोल रहे हैं कि मैं विचारधारा नहीं छोड़ूंगा। इससे ज्यादा बड़ा और क्या हो सकता है? और किसके लिए खड़े हो गए? उनका खुद का क्या फायदा है आज? वो क्या चीफ मिनिस्टर बनने वाले? वो बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाने वाले? पर महाराष्ट्र के आवाम को जो विचारधारा सूझती है, जो विचारधारा महाराष्ट्र को एक रख सकती है, वो विचारधारा फुले शाहू अंबेडकर की ही है और पवार साहब उसके लिए ही लड़ रहे हैं। वो खुद के घर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे तो जितेंद्र आव्हाड के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उसके बेटी के भविष्य के लिए लड़ रहे। ये जितनी भी हमारे, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, ये सब भाई बहन एक रहे और संविधान के तहत इनको न्याय मिलता रहे, इसके लिए उनकी लड़ाई है। विकास 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 होते रहता है, विकास पैसे से होता है, पर तुम्हारी विचारधारा खरीदी नहीं जा सकती है। एक दिन जब विकास हो जाएगा और विचारधारा हट जाएगी, कहां जाओगे? कहां जाओगे? हिटलर ने भी यही कहा था कि मैं दुनिया बदल दूंगा, सोने की दुनिया बना दूंगा। क्या किया उसमें? आखिर में सब 40 लाख लाशें दिखी। विकास, इसको विकास कहते हैं? लाशों के ऊपर तुम महल बनाओ तो उसको विकास नहीं कहते हैं।